हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। तो हम प्रीवियस क्लास में प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भीष्म साहनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उनके जीवन परिचय और उनके रचनाएं के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे ना। और ये भी मैंने बताई थी कि उन्होंने जो कहानी लिखी है, जो चीफ की दावत, वो कौन सी कहानी संग्रह में है? पहला पाठ कहानी संग्रह में है। तो ये भी मैं पहले कह चुकी हूँ कि भीष्म साहनी ने 120 कहानियाँ लिखी थी। तो भाग्यरेखा कहानी संग्रह में 14 कहानियाँ, पहला पाठ कहानी संग्रह में 15 कहानियाँ, भटकती राख में 20 कहानियाँ, पटरिया में 14 कहानियाँ, वांचू में 11 कहानियाँ, शुभ यात्रा में 10 कहानियाँ, निशाचर में 14 कहानियाँ, पाली में 11 कहानियाँ, डायन में 11 कहानियाँ। तो ये मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चीफ की दावत, आज हम चीफ की दावत के बारे में जानेंगे। जो चीफ की दावत एक कहानी है जो पहली पाठ कहानी संग्रह के अंतर्गत है। ठीक है, यह कहानी भीष्म साहनी की पहली कहानी है। तो भीष्म साहनी की जो पहली कहानी नीली आँखें हंस पत्रिका में 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय कहानी जोत और 1944 ईस्वी में पहाड़ी किसान की विवशता भरी जिंदगी की कहानी है। तो जोत जो कहानी है, जोत वो पहाड़ी किसान की विवशता भरी जिंदगी की कहानी थी जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और नीली आँखें जो कहानी है वो भीष्म साहनी की पहली कहानी है जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये कि उनकी पहली कहानी है। भीष्म साहनी ने तकरीबन 120 कहानियाँ लिखी हैं जो मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उनकी प्रतिनिधि कहानियों में चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, गंग का जाया, खून का रिश्ता, माता बीमाता, यादें, कुछ और साल, ओ हरामजादे, सांग मीठ, वांचो, त्रास, लीला नंदलाल की और चाचा मंगल सेन, ये सब कहानी भीष्म साहनी की उल्लेखनीय है। तो चीफ की दावत जो कहानी है, ये कहानी भीष्म साहनी की मशहूर कहानी है। ठीक है, इसमें भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से इस कहानी में क्या लिखे हैं ना, चीफ की दावत कहानी में वृद्ध विमर्श की यह बेमिसाल कहानी है जो पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता की कहानी है। तो समझ में आ रही है, भीष्म साहनी की जो कहानी चीफ की दावत जो कहानी है, यह कहानी वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी है जो पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता की कहानी है। तो
अभी जो नई पीढ़ी के लोग जो है वो पुरातन पीढ़ी के प्रति मूल्य नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चीफ की दावत उसी तरह कहानी है, हम सुनेंगे ये कहानी किस तरह की कहानी है। तो ये कहानी नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और मतलब पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता की कहानी है। इस कहानी में एक तरफ मातृत्व प्रेम एवं माता का त्यागमय रूप दिखने को मिलता है। समझ में आ रही है? तो चीफ की दावत जो कहानी है, इस कहानी में एक तरफ मातृत्व प्रेम एवं माता का त्यागमय रूप दिखने को मिलता है और दूसरी तरफ माँ के प्रति पुत्र की स्वार्थपरता, हृदयहीनता एवं अवसरवादिता का यथार्थ धरातल पर व्यंग्यपूर्ण चित्रण हुआ है। तो यही बात से यह समझ में आ रही है कि चीफ की दावत जो कहानी है एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। किसके ऊपर व्यंग्यपूर्ण कहा गया है? एक माँ की पुत्र के ऊपर। ठीक है, कहानी के नायक कौन है? इस कहानी के नायक कौन है? सामनाथ। याद रखिए, इस कहानी के नायक कौन है? सामनाथ। तो सामनाथ के यहाँ चीफ का आगमन होने वाला है। उसकी दावत की तैयारी चल रही है। सामनाथ बांस को प्रसन्न करके अपनी तरक्की चाहता है। घर की कुर्सियों, पौधों, ठीक है, इत्यादि की साज सवारों हो रही है और फालतू सामानों को ठिकाने लगाया जा रहा है। सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी तो उन दोनों के समक्ष बूढ़ी माँ एक समस्या बनकर उभरती है। इस कहानी में सामनाथ को लगता है कि पुराने विचारों वाली सौंदर्य विहीन वृद्धा माँ बस, ठीक है, उसके ऑफिस में जो बस है, तो बस के समक्ष यदि आ गई तो क्या होगा? उसका पिछड़ापन उजागर हो जाएगा। मतलब आज ज़माने के जो लोग हैं वो इतने एजुकेटेड हो गए कि अपने माँ और पिताजी की मतलब केयर नहीं करती है, वृद्धाश्रम भेज देती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गया ना। तो उसके उस व्यक्ति के मन में ये आ रहे कि जो पुराने विचारों वाले लोग हैं, कौन, उनके पिता माता, वो क्या कह देंगे कि जो गेस्ट आएंगे, जो घर में आएंगे, तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इसी डर से उन्होंने उन लोगों के मन में यह विचार है कि हम पुराने पीढ़ी वाले लोग मतलब माँ बापों को, माँ और पिताजी जो है वो नहीं रखने चाहती है घर में, इसीलिए वृद्धाश्रम को भेज देती है। तो ये जो विचार है वो विचार इतने घिनौना विचार है, ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। तो इस कहानी में सामनाथ को लगता है कि पुराने विचारों वाली और सौंदर्य विहीन वृद्धा माँ जो है वो बस के समक्ष यदि आ गई
तो उसका पिछड़ापन उजागर हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये मन में सोच रही है सामनाथ, जो वृद्ध माँ के पुत्र है। माँ को कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे बैठना है, जल्दी सुना है, खराटे नहीं भरना है, इत्यादि जो तमाम आदेशों के बावजूद जब चीफ की नज़र माँ पर पड़ ही जाती है तो सामनाथ खून के घूंट पीकर रह जाता है। परंतु जब चीफ माँ से इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो सामनाथ अपनी हृदयहीनता, क्रूरता इत्यादि को छोड़कर माँ की खुशामंदी करने लगता है और चीफ को गीत सुनाने एवं उनके लिए फुलकारी देने के लिए वो माँ के समक्ष गिड़गिड़ाता है। चीफ के खुश होने पर माँ को आलिंगन करते हुए वो कहता है कि मम्मी, तूने आज आज रंग ला दिया। साहब तुझसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। तो इस कथन से, पुत्र के व्यवहार से दुखी माता सामनाथ की खुशी की खातिर हरिद्वार जाने के प्रस्ताव रद्द कर साहब के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार होती है। तो इसी प्रकार यह कहानी माँ के प्रति पुत्र के जो मानवीय मूल्य, ठीक है, जो मानवीय जो मूल्य है वो मूल्य के ह्रास होना और पुत्र की अंतरात्मा के मर जाना और बुजुर्ग के प्रति संवेदहीन होना एवं आधुनिक जीवन की जो विडंबनापूर्ण है, यह विडंबनापूर्ण इस कहानी में दिखने को मिलता है। तो मैंने जो कहानी के बारे में जो बोला, तो देखिए हम पढ़ेंगे इस कहानी में क्या है, ठीक है। तो सुनिए, आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पूछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जुड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजू की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में करा दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सोमनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। वो कौन है? माँ। माँ का क्या होगा? इसी बात की तरफ न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। तो मिस्टर सामनाथ और श्रीमती की तरफ घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? तो श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाई इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सोमनाथ सिगरेट मुंह में रखे और सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की तरफ देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। क्या बात है। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए।
और मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो। साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहें। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। तो सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उनने घूमकर माँ की कोठरी की तरफ देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खोलता था। बरामदे की तरफ देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुँह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। तो माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, ये माँ बोल रही है। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, तो उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। तो मिस्टर सामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला, ठीक है, तो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे और 10 अफसर उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ आ जा सकता है। तो खौफ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती और पला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। तो और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वो खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनूंगी माँ? तो जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह से रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की तरफ देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। तो खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज़ की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। तो माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई।
यह माँ का झमला ही रहेगा। उनने फिर अंग्रेज ने अपनी स्त्री से कहा, कहीं ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। तो माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ऊँट में छिपाए थे। तो पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। तो चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बुड़ियाँ हो तो वो भी पहन ले, कोई हर्ज नहीं। तो चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो जब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सोमनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है कि जेवर बस, इसे पढ़ाई बढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लडुरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उसने दुगना ले लेना। मेरा जीफ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुँह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सोमनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सोमनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कई बातें पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, समझती नहीं है, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। ये तो अमेरिकी हैं, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाह के चुपचाप पिछवाड़े विधवा से सह लेके घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। तो सोमनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में वो रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमर की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रूप रखते थे, यहाँ पर उतने ही दुष्ट परवर रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक में उत्प्रुत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सोमनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रूम में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिर घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सोमनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सोमनाथ सहसा ठिक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सरनसा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कुठरी की बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंहों में से लगातार गहरे खरोटे की आवाज़ आ रही थी। तो जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खरोटे और भी गहरे उठते हैं और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता है। पला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल
आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हीं कुठर में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। तो माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियों हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराए कि कुछ कहने न बना। झट से पलाश सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़र से सामनाथ चीफ के मुंह की तरफ देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जुड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़ते हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ से रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसर की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो यूं नहीं माँ, तुम तो जानते हो ना, दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर जब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कर रहे थे, तो हाउ डू यू डू, मतलब हाँ। तो उसकी माँ ने बार बार हिलाकर कह रहे थे कि हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। तो माँ धीरे से संकुचता हुए बोली हाउ डू यू डू, हाउ डू डू। एक बार फिर कह का उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का ख्यू भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़ हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेज में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे ले जाती है। तो साहब इसी पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। तो चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। तो माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। तो मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टपे सुना दो, दो पत्तर अनारा दें। तो देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ इसके बाद। हाँ, यह ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माय हरियाणी भयणे, हरिया ते भागी भरिया है। तो देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। बरमदा तालियां से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तो तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। तो सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब है। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। तो
मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है, ये सब। तो सोमनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियाँ बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। तो फुलकारी क्या है? तो सोमनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की अफसल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? तो माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। तो साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके टांगे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। तो साहब की रुचि को देखकर सामने तो बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। तो क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तुरते हुए सोमनाथ साहब को बोले, वो ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। तो साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने को मेज़ की तरफ बढ़ गए। तो बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे ही लिए। जब मेहमान बैठे गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती, पर वो बार बार उमड़ आते जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने का प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। तो आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखा जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सोमनाथ के घर भी आ चुकी थी। केवल रसोई के प्लेटों के खनखन की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस कर रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सोमनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंगा ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी मम्मी, ओ अम्मी अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। तो सोमनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? तो सोमनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगे तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगे, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की तरफ देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है।
कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, तो मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ घूम गए। तो ये था चीफ की दावत कहानी। ठीक है, तो समझ में आया इस कहानी के बारे में। तो यह कहानी से यह पता चलता है कि वृद्ध विमर्श की यह बेमिसाल कहानी जो पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता की कहानी है। ठीक है, और इस कहानी के एक तरफ है मातृत्व प्रेम एवं माता का त्यागमय रूप, दूसरा क्या है माँ के प्रति पुत्र की स्वार्थपरता, हृदयहीनता एवं अवसरवादिता। ये व्यंग्यपूर्ण भाव से दिखने को मिलता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के मूल सारांश उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मैं चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।